महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। भारत को विश्व गुरु बनाना है, स्वदेशी को अपनाना है। नमस्कार दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव में मैं शशि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय में अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, उन्हें मजबूत बनाने के लिए की थी। इस अभियान के द्वारा भारत के लोगों को रोजगार देना शामिल था, साथ ही एक ऐसा प्रयत्न करना कि आने वाले वर्षों में भारत अपने इस्तेमाल की जाने वाली अपने ज़रूरत की वस्तुओं को भारत में ही बनाए और आत्मनिर्भर कहलाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चित अखबार दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रशांत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। सर सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर भारत का अभिप्राय क्या है, इनके उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत की जहाँ तक बात है, यह कोई नई चीज़ नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के दौरान जो देश की स्थिति हुई, अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई वैश्विक स्तर पर, इसको नए स्वरूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत 200, 300 साल, 500 साल पहले से ही है और इसको सबसे बड़ा नुकसान मेरी मान्यता है कि अंग्रेज़ों ने पहुंचाया। हमारे गांव-गांव आत्मनिर्भर थे। हर चीज़ का उत्पादन, जो हमारे आवश्यकता की वस्तुएं होती थीं, हर चीज़ का उत्पादन हम लोग कर लिया करते थे। अंग्रेज़ों ने इसी आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव के बोध को हम भारतीयों से छीना और इसलिए वो 200 साल तक हमें परतंत्र बनाने में कामयाब रहे। तो उन्हीं चीज़ों को हमें कुछ नया नहीं करना है। हमें अपने बुज़ुर्गों से, हमें अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखने और सबक लेने की आवश्यकता है कि किस तरीके से अपने उपयोग की तमाम वस्तुएं वो लोग खुद उत्पादित किया करते थे और गांव और पंचायत आत्मनिर्भर था। उस पर किसी फैक्ट्री, किसी शहरों की आत्मनिर्भरता नहीं थी। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर हमें कपड़े की आवश्यकता होती थी तो हम सूत खुद काटते थे, चरखा खुद चलाते थे। हमें अगर सोने के लिए खटिया की आवश्यकता होती थी तो खटिया खुद बिन लिया करते थे। हमें अगर रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती थी तो गांव के लोग मिलजुल कर, उसमें कई कुछ विशेष जाति के लोग थे जो मिट्टी की दीवार बना लेते थे, खपरैल खुद कर लेते थे। और आज के दौर में उन्हीं घरों को ज़्यादा वायबल माना जा रहा है, ज़्यादा स्वस्थकर माना जा रहा है कि मिट्टी से बने घर जो है रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, वातावरण उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, खपरैल घर से ये सुविधाएं हैं। इस तरीके की तमाम इस तरीके के उदाहरण हैं। खाद्य पदार्थ की जहाँ तक बात होती है, आज जैसे फास्ट फूड की ओर हम फैक्ट्रीज़ की ओर उन्मुख हो गए हैं। हर तरीके के खाद्य पदार्थ उस समय भी हुआ करते थे जिसमें पोषण का भरपूर ख्याल होता था। भूंजा ही बनता था तो 10-20 तरीके का भूंजा बनता था। गांव की दादी अम्मा हो या माता जी हो, हर तरीके का फूड बनाती थी, जिसको आज हम फास्ट फूड के तौर पर कह रहे हैं। वो फूड हमारे पास पहले से थे
बस इतना ही हुआ कि इन चीज़ों को स्मार्ट अंग्रेज़ों ने समझा कि यही भारत की ताकत है और उसी ताकत को उसने छीन लिया हमसे। सीधे सीधी बाजारीकरण किया उसने, सीधे बड़ी फैक्ट्रियों की ओर उन्मुख किया और अपने जो उद्यम थे, गांव-गांव में जो पनप रहे उद्यम थे, उनको नष्ट कर दिया। हमसे हमारे आत्मगौरव का बोध छीन लिया। हम अपने इतिहास पर गुमान न कर पाए, हमें जानबूझकर पिछड़ा, अविकसित साबित किया। बस उसी को नए कलेवर में नरेंद्र मोदी जी सामने ला रहे हैं कि हमें आत्मगौरव, जिस भी देश की जनता का आत्मगौरव खो जाएगा वो कभी विकास नहीं कर सकता, मेरी स्पष्ट मान्यता है। तो प्रधानमंत्री का यह अभियान प्रशंसनीय है और हमें कुछ कन्फ्यूज़न इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने ही इतिहास का अनुकरण करना है, अपने ही इतिहास को याद करना है और उसी रास्ते पर चल निकलना है। और कोविड के दौर में हम लोगों ने बड़े शिद्दत से इस चीज़ को महसूस भी किया कि शहर से जब लोग गांव आ रहे थे तो लोगों को गांव का महत्व समझ में आ रहा था, गांव के अर्थतंत्र का महत्व समझ में आ रहा था कि कैसे हमारी आर्थिकी थी, कैसे वहाँ उस समय की न्याय व्यवस्था थी और कैसे हम लोग आत्मनिर्भर थे, कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं था और आराम से जीवन चल रहा था। बस उन्हीं चीज़ों को वापस ले आने की ज़रूरत है और जैसे आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता आएगी तो देश को विश्व में बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता और विकसित देशों की श्रेणी में होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आत्मनिर्भरता की जो शुरुआत है पुराने समय में जब हम जाते हैं, जैसा आपने कहा कि गांव से ही शुरू हुआ और हमारी दादी माँ हुई, माता जी हुई, उन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे जो होते हैं खाना बनाती थी, वही आज फास्ट फूड के रूप में अंग्रेज़ों ने सामने लाया, जिसे अभी आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही चाव से खा रहे हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत आत्मनिर्भर थे पहले। तो सर, ये जानना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति में आत्मनिर्भरता के गुण विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसे माता पिता, शिक्षक, गुरुजन की क्या भूमिका है इसमें? शशि जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि आत्मनिर्भरता का गुण लाने के लिए आखिर परिवार और समाज के स्तर पर क्या किया जाना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, क्योंकि प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है, गुरु माँ होती है, माँ प्रथम गुरु मानी जाती है, उसके बाद पिता और घर के अन्य सदस्य। तो सबसे ज़रूरी तत्व तो ये है कि हम लोग जो संयुक्त परिवार का जो चलन था हम लोगों का, वो धीरे धीरे जो मिटता जा रहा है, इस वजह से हम में वो आत्मनिर्भरता के गुण और अनुशासन दोनों खोता जा रहा है। दूसरा, गुरुजन के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति वह सम्मान का भाव नहीं रह गया है, उसमें हम दोनों दोषी हैं, न वैसे शिष्य हैं न वैसे गुरु हैं। आत्मनिर्भरता हम अपने बचपन में लेके चलते हैं आपको कि किस तरीके से बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आज के बच्चों के साथ नहीं हो रही हैं। जैसे माँ नॉर्मली मुझे गेहूँ दे दिया करती थी हर महीने, और वो ये नहीं देखती थी कि बेटा मेरा 10 साल का है या 12 साल का है। मेरी जितनी क्षमता होती थी 5 किलो 10 किलो का गेहूँ मुझे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप इसका आटा पिसवा के ले आओ। चीज़ें देखने में, सुनने में बहुत छोटी हैं, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस लेवल, आप में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के गुण इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से आती हैं। एक तो आपके में डेवलप हुआ कि विकसित हुआ कि आपने अपनी माता जी का आदेश माना। दूसरा, आप अपने कंधे पर या हाथ में झोला उठा के गए, आप वहाँ पे गेहूँ पिसवाए, आटा ले आए, उस आटा चक्की वाले से आपने लेन देन करा, आपको कुछ पैसे मिले, जिसको कि 10 रुपया अगर मिला उसको देना है आपको 6 रुपया किलो के हिसाब से, तो वो लेन देन किया आपने, जोड़ घटाव आपने जाना, विनिमय का व्यवहार जाना उसी 10 साल की उम्र में। तो यह सब चीज़ें लैकिंग हैं, यह सब चीज़ें पीछे छूट रही हैं।
आज हम अपने बच्चों को पता नहीं क्या बनाते जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि परिवार पहली पाठशाला है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल मैं ये जानना चाहूँगी कि नवाचार को सफल बनाने के मूल कारक तत्व कौन कौन से हैं सर? नवाचार को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप में पैशन होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। किसी भी कार्य को संपन्न करने का जुनून, कि जब तक हम संपन्न ना कर लें तब तक हम शांत ना बैठें। दूसरा, हमें असफलता से नहीं घबराना चाहिए, असफलता से ही सफलता की राह निकालनी चाहिए। सबसे बड़ा कारक तत्व यही है। और आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में भारत अच्छा कर रहा है। जो नवाचार का वैश्विक इंडेक्स है, 193 देशों का सर्वे किया जाता है, उसमें 2022 का मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अगर मैं गलत हूँगा तो शशि जी करेक्ट करेंगी, 46 पोजीशन पे अभी भारत है 193 देशों में। तो इट मीन्स ऐसा समझा जाना चाहिए कि हमारे युवाओं में नवाचार के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा है। और अब हम समझने लगे हैं कि ये 150 करोड़ के देश में सबको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिलना संभव नहीं है। अब हम नवाचार के जरिए ही अपना स्पेस बना सकते हैं, स्वावलंबन की राह ढूंढ सकते हैं, खुद भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं और अन्य को भी रोजगार दे सकते हैं। नवाचार में सबसे बड़ी बात है कि सेवा का क्षेत्र है, नए आइडिएशंस उसमें होने चाहिए। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम क्या करें। नए स्टार्टअप को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है, नए बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि नया स्टार्टअप क्या है। एक नई सोच विकसित करनी होगी और सेवा का क्षेत्र इसमें बहुत ही अछूता है। आज के बच्चे हैं मोस्टली, कुछ लोगों से मेरा साबका होता रहता है, मिलना जुलना होता रहता है, वो सबसे पहले ये जोड़ने लगते हैं कि अगर मैं कोई कार्य शुरू करता हूँ तो हर मंथ मुझे कितनी आमदनी होगी। वो लेने की पहले सोचते हैं, देने की नहीं। वो देना क्या चाह रहे हैं, क्या ज़रूरत है लोगों को, उसको वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो इन सारी कंपनियों के जो कार्य प्रणाली है उसको देख के बहुत महीन अंतर है, उसको देख के समझा जा सकता है। जैसे ओला के पास है, आपने बुक किया, आपको अगर नहीं मन है जाने का, अगर मान लिया शशि जी हैं, इन्होंने कहा कि अभी कुछ देर रुक लीजिए, तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। उसने एम्पावर किया, ग्राहक के हाथ में सब कुछ दे दिया। आप मान लिया कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, आपको पसंद नहीं आया, एक हफ्ते के बाद आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इस सेवा के क्षेत्र में आप लोगों को कितना एम्पावर कर सकते हैं, यह चीज़ सोचनी होगी। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिससे आजकल के यूथ को ज़्यादा स्पष्ट हो सकेगा कि जैसे हम सिंपल अंडा लेने जाते हैं, मटन लेने जाते हैं, चिकन लेने जाते हैं, तो खासकर से कोरोना काल में लोगों के मन में ये सवाल उठता था कि ये आया कहाँ से, ये प्रोडक्ट है कहाँ का, इसका एक्सपायरी क्या है, ये अगर मैं मटन खा रहा हूँ तो ये कहाँ से इसकी पैदाइश है, इसका नरिशिंग कैसे किया गया, इसको रखा कैसे गया, इसको क्या फूड दिया गया, ये कौन से नस्ल का बकरा है, या ये जो अंडा मैं ले रहा हूँ ये कब प्रोड्यूस हुआ, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद इसकी एक्सपायरी क्या है। इन सब चीज़ों की जानकारी कहीं नहीं है। अगर कोई नवाचार करने वाला लड़का अगर इन सब चीज़ों की जानकारी के साथ इन सब चीज़ों की दुकान अगर होम सप्लाई भी शुरू कर दे और ये तमाम चीज़ें उसमें आए, जैसे आप अगर बुक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम जानकारियाँ होती हैं, क्या फूड है क्या नहीं है, वो तमाम चीज़ें। तो उस तरीके का नवाचार कहने का मतलब ये कि जो चीज़ लोग लैक कर रहे हैं, जैसे अपने अनुभव से अपने को कंज्यूमर मान के, जैसे मैंने कंज्यूमर खुद को माना, इसलिए मेरे मन में ये आइडिएशन आया कि
अंडे का कहीं भी या मटन का कहीं भी या चिकन का कहीं भी एक्सपायरी या वो कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ, वो नहीं है। लोग जानना चाहते हैं। अगर आप लोगों को बताएंगे और इस तरीके से आप परोसेंगे तो निसंदेह अगर आप 10-20 रुपया 50 रुपया ज़्यादा भी लेते हैं तो आपके नवाचार को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। इसी तरीके से नवाचार में प्रोडक्शन का भी एरिया है कि किस तरीके से हम कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए भी नए इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए, टेक्निकल माइंड चाहिए और सबसे बड़ी बात कि एक टीम वर्क होना चाहिए कि जिसमें सबकी जवाबदेहियाँ बटी रहें। आजकल के युवा में भी बहुत ज़्यादा क्षमता है, हर कोई सफल हो सकता है, बस नए आइडिएशन की ज़रूरत है। जो ज़रूरत है लोगों को वो आप दीजिए, उनको ग्राहकों को एम्पावर कीजिए। देखिए नवाचार आपका सिर पे पहुंचेगा। मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे सर कि नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और समाज की तरफ से क्या किया जाना चाहिए? नवाचार से ही जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये बहुत बढ़िया है शशि जी का कि सरकार के स्तर पर या समाज के स्तर पर क्या होना चाहिए। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, यह स्थापित मान्यता है और हर कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। तो नवाचार के क्षेत्र में मेरे विचार से मेंटर की ज़रूरत है। सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व होके, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे के या ये तमाम चीज़ें दे के बहुत ज़्यादा कोई सफलता प्राप्त कर लेगी। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि सब्सिडी व्यक्ति को काहिल बनाती है, उसमें लड़ने की, जूझने की क्षमता को छीण करती है। हालांकि बहुत लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि इन सब चीज़ों से नवाचार को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अगर सरकार कुछ करना भी चाहती है तो उसे इस क्षेत्र में शोध कराने चाहिए, अनुसंधान कराने चाहिए और मेंटर हर ज़िले में कम से कम 10-15 मेंटर विकसित करने चाहिए, उनको प्रशिक्षित करके। जो अगर मैं प्रशांत सिंह कोई नवाचार करना चाहता हूं, कोई आइडिएशन मेरे दिमाग में आया तो मैं उस मेंटर के यहाँ गया और उसको सरकार को उस मेंटर के लिए कुछ अगर मानदेय दे सकती है या कुछ उसकी सुविधाएं दे सकती हैं तो उसके लिए सरकार उपाय करे। डायरेक्ट इन्वॉल्व होके या सब्सिडी दे के सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो मेरा मानना है, मेरा मत है स्पष्ट कि कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम थे मेंटोर की ओर। तो जैसे मेंटोर हुआ कि हमने कहा कि हम ठेला पे, छोटी सी चीज़ है कि ठेला पे हम जैविक सब्जी बेचना चाहते हैं, जो ठेला एसी होगा। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लेवल पे है। तो अगर हम मेंटोर के यहाँ गए, हम अपने आप में तो बहुत खुश हो गए कि हमने तो बड़ा नया चीज़ सोच लिया और लोग जो है वो अपर क्लास के लोग या अपर मीडियम क्लास के लोग जो हैं हमें अप्रिशिएट करेंगे। हम 10 रुपये की सब भाजी जो है वो 20 रुपये में बेच लेंगे, ये करेंगे और सर्टिफिकेशन रहेगा मेरे पास कि हाँ जैविक सब्जी ही बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप में सोच लिए और उसको इम्प्लीमेंट कर दिए तो हो सकता है कि हम फेल कर जाएं। तो उसके लिए एक मेंटोर की, एक पथ प्रदर्शक की ज़रूरत है जिसके पास तमाम अनुसंधान हो और वह बता सके कि नहीं बेटा 5 साल पहले या 4 साल पहले फलाने ने इसी तरीके का कारोबार किया था, उसके पास उदाहरण हो। शोध की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, अनुसंधान की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, और उसने ये गलतियाँ करी इसलिए वो फेल हो गया। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट सही है, तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी तुम सफल हो सकते हो। और असफलता क्यों हुई वो मेंटर अगर बता दे, या असफलता क्यों मिलेगी या असफल क्यों हो सकते हो, यह चीज़ अगर मेंटर बता दे तो फिर मेरा मानना है कि नवाचार के सफल होने का प्रतिशत 90% तक हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ जो युवाएं हैं उनकी नौकरी का, रोज़गार का मुद्दा राष्ट्र में, देश में, हर जगह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में, जैसा हमारे भारत देश के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा स्पष्ट मानना है कि
इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी ताकत भी है और एक तरह से हमारी कमजोरी भी है। ताकत इस तरीके से कि देश में, विश्व में सबसे युवा देश हम हैं और उसको हम नौकरी के जरिए या बाबूगिरी के जरिए एम्पावर नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो युवा आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो यूथ कुछ अलग हट के करना चाहता है, उसको आइकॉन के तौर पर पेश करना होगा। आज हो क्या रहा है कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे माता पिता या हमारे नाते रिश्तेदार आइकॉन के तौर पर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, फलाना है, डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, उन लोगों को पेश करते हैं कि देखो फलाना ऐसे कर रहा, फलाना ऐसे कर रहा, फलाना वहाँ है, ये है वो। तो आइकॉन्स हमें बदलने होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आईएएस आईपीएस को आइकॉन नहीं रखना, उनको हटा देना है। उसमें आइकॉन्स में समावेश करना होगा उन लोगों का भी, जिससे कि नई पीढ़ी प्रेरित हो कि नहीं, ये काम करके भी हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और ये काम करके भी हम देश के लिए उत्पादक हो सकते हैं और यह काम करके भी हम देश के अच्छे नागरिक कहे जा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मैं एक बार किलकारी में गया था। किलकारी को आप लोग जानते होंगे सब कोई, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। उसमें एक अर्पित नाम का लड़का था। तो अर्पित कॉन्सेप्ट लेवल पे वो बड़ा बेहतर था। एक वो जो कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की तरह उसने एक टेम्परेचर मीटर बनाया था, लेकिन वो वायबल नहीं था। दरअसल था क्या कि वो थोड़ा बड़ा था, भारी था, उसको उस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पाई थी जिससे कि वो उसको हैंडी बना सके और उसका मूल्य जो है वो कम कर सके ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें। देन उसको कुछ लोगों का एक रिटायर्ड आईएएस थे, उनका सहयोग मिला, एक और मेंटोर थे, उनका सहयोग मिला। उन लोगों ने मिलजुल के इसने जो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसने चीन का वो लगाया था, उसमें थर्मोमीटर या कुछ, वो थोड़ा हैवी था। ताइवान का लगवाया, उसके बाद उसकी बॉडी को वो प्लास्टिक बॉडी करवाई तो हल्का हुआ। देन उसको, उस बच्चे को पेटेंट मिल गया। अब कुछ ही दिन पहले उस लड़के को ऑर्डर मिला है उसका। इसी तरीके से हर्ष राजपूत, उसने एक मास्क बनाया था जो कि हमेशा बुज़ुर्गों को मुश्किल होती है सांस लेने में, किलकारी का ही लड़का है। तो उसने बनाया था इस तरीके से कि वो सांस लेने में दिक्कत ना हो और अंदर में मॉइस्चर ना हो, जो मॉइस्ट टाइप का नहीं होता, उस टाइप फ्रेश एयर मिल सके। तो इन नवाचारों को उसने पेटेंट भी करा लिया और अब सुनने में आ रहा है कि ऑर्डर भी मिल गया, पीएचडी ने ऑर्डर भी दिया है शायद उसको, और एक आर्सेनिक को हटाने का भी ये किया है उसने, कुछ इक्विपमेंट बनाया है। तो इतनी कहानी कहने का आशय मेरा ये है कि आज के बच्चों को, जैसे मैंने इतना विस्तार से बताया, आज के बच्चों के लिए ये बच्चे, अब उसके हम उम्र बच्चे, ये जो नवाचार कर रहे हैं, नया प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, उनके बारे में बताया जाना चाहिए। सर, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि ये जो अभी के आजकल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने उन वस्तुओं को बनाया जो हमारे काम के लिए, कार्य के लिए हैं, जिन्हें बाहर से नहीं मंगाना पड़े। तो इस तरह करके आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी मिसाल दी आपने। बचपन से ही इसकी नींव पड़ जाती है। तो अब चलते चलते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को, हमारी युवा पीढ़ी को आप कुछ अच्छा संदेश दें सर। आपका विषय ही सबसे बड़ा संदेश है, आत्मनिर्भरता व नवाचार। ये बदलता भारत है और केंद्र सरकार ने जो 2047 में विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ये बात कही भी है। तो ये स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और नवाचार के जरिए ही हम 2047 में अपने आप को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। और युवा देश है, युवाओं को ही इसके लिए आगे आना होगा। नमस्ते। हमारा दायित्व हमारे आत्मनिर्भर भारत के प्रण से होगा। हमें हौसला बुलंद रखना होगा। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनना होगा। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं।
हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।